हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज तरावगी और आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, जिससे आप अपने एग्जाम में 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखाई दे, मे बी 10 मार्क्स, मे बी 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर सबसे पहले हम चैप्टर के नाम पे कॉन्सेंट्रेट करें तो सबसे पहले इश्यू ये है, सर बजट क्या होता है और बजटरी कंट्रोल क्या होता है। तो बजट वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है एस्टिमेशन। तो बजट क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमेशा बनाया जाता है फ्यूचर पीरियड के लिए, और फ्यूचर पीरियड के लिए ये बनाया जाता है तो फ्यूचर को हम केवल एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको एक्चुअल में तो हम नहीं देख सकते पहले, जब तक कि वो अकर ना हो जाए। तो बजट क्या है? बजट इज ए स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड प्रायर टू ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, जो हम पीरियड से पहले ही बना लेते हैं। जैसे अगर अभी अप्रैल चल रहा है तो मैं मई के लिए बजट बना सकता हूं, अभी अगर अक्टूबर चल रहा है मैं नवंबर के लिए बजट बना सकता हूं। इट मींस दैट बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है, ना कि पास्ट के लिए। सर बजट जो होते हैं, बजट क्वांटिटेटिव में भी बनाए जा सकते हैं और बजट मॉनेटरी टर्म्स में भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आप ये जानना चाहते हो कि अगले महीने में कितनी प्रोडक्शन करूंगा, तो आप वो प्रोडक्शन यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। आप एस्टिमेट करना चाह रहे हो कि अगले महीने मुझे कितने कैश की जरूरत होगी, सर वो मॉनेटरी टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप जानना चाहते हो कि मुझे अगले महीने कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, सर मैं वो रॉ मटेरियल जो है वो क्वांटिटी टर्म्स में भी एस्टिमेट कर सकता हूं और अमाउंट टर्म्स में भी एस्टिमेट कर सकता हूं। तो बजट जो है वो क्वांटिटी में भी बन सकते हैं और अमाउंट टर्म्स में भी बन सकते हैं। सर बजट तो ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है? तो बजटरी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाने के पीछे पर्पस होता है एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बना के उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहती है। तो जब बजट बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उस बस टेक्निक को ही बजटरी कंट्रोल बोला जाता है। तो बजटरी कंट्रोल एक कंट्रोल टेक्निक है। तो यू कैन से सर बजटरी कंट्रोल इज ए मींस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए बजट बनाए जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं विद द बजटेड रिजल्ट, सो दैट एप्रोप्रिएट एक्शन में बी टेकन विद रिगार्ड टू एनी डेविएशन बिटवीन द टू। पहले ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाएगी, देन एक्चुअल जब अगर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा और देखा जाएगा हम क्या इसमें अपना आप में सुधार कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हमें एक्शन लेने चाहिए। तो टॉपिक का नाम क्या है? बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एस्टिमेशन है, जब उसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, तो उस टेक्निक को बजटरी कंट्रोल नाम दे दिया गया। इसमें से अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में नॉर्मली आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें से देखा गया और कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें से देखा गया। आज हम अराउंड आने वाले 1 घंटे के अंदर अंदर इस टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सर बजट्स के टाइप, अगर आपको बजट्स के टाइप की बात करनी हो तो बजट को मेनली 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? सर सबसे पहले कैपेसिटी वाइज। कैपेसिटी वाइज बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज फिक्स्ड बजट एंड वन इज फ्लेक्सिबल बजट। जिसमें फ्लेक्सिबल बजट जो है वो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शन वाइज बजट, सर फंक्शन वाइज काफी सारे बजट हो सकते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल का परचेज बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कैश बजट, मैन पावर बजट, कैश बजट। इसके अलावा आप यहां पे 7th पॉइंट में मैन पावर बजट भी मेंशन कर सकते। तो ये कुछ फंक्शनल बजट है। और फंक्शनल बजट में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन बजट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल का परचेज बजट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा कि सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैश या मैन पावर आते नहीं है, आ सकते हैं, बट मेनली कौन से आते हैं वो मैंने बताया। पीरियड वाइज बजट 3 तरीके के हो सकते हैं। अगर आप बजट बनाते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो लॉन्ग टर्म बजट बोल दिया जाता है। मीडियम टर्म के लिए बनाते हो, मीडियम टर्म बजट बोल दिया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हो, सर शॉर्ट टर्म बजट बोल दिया जाता है। और जब कंपनी बजट बेसिस पे अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाती है तो उसको मास्टर बजट बोला जाता है। तो जब बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट बनती है तो उसको मास्टर बजट में कवर किया गया। तो यू कैन से सर 4 ब्रॉड कैटेगरी है, कैपेसिटी वाइज, फंक्शन वाइज, पीरियड वाइज, मास्टर बजट, जिसमें फ्लेक्सिबल बजट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट।
दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी बजट हमें एक बार डिस्कस तो करने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। सर सबसे पहले हम फंक्शनल बजट का एक बजट देखते हैं, दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का सिंपल सा मतलब, बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन, बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन, और प्रोडक्शन, तो इसका मतलब प्रोडक्शन का एस्टिमेशन। प्रोडक्शन बजट मतलब प्रोडक्शन का एस्टिमेशन। इसका मतलब हम यहां पे क्या एस्टिमेट करने वाले हैं सर, प्रोडक्शन टारगेट टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर पीरियड। अगले महीने, अगले क्वार्टर, अगले साल हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। दिस बजट शोज द प्रोडक्शन टारगेट टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर पीरियड। और ये जो प्रोडक्शन बजट है ये क्वांटिटी टर्म्स में बनता है। सर कैसे बनता है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी टर्म्स में हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको कंसीडर करनी है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज है, सेल्स की क्वांटिटी, सर कितनी यूनिट बेच लेंगे, ऐड करेंगे इसमें डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना आप क्लोजिंग में मेंटेन करना चाहते हो, टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास कुछ ओपनिंग में ऑलरेडी होगा, वो माइनस कर दो, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वैसे तो हमें प्रोडक्शन पता चल गया। लेकिन कई बार जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है उसमें डिफेक्टिव यूनिट आती है, लॉस हो जाती है, कुछ यूनिट रिजेक्ट हो जाती है, तो ऐसा कुछ है तो वो यूनिट भी बनती तो है ही, बाद में वो क्या होती है, रिजेक्ट वगैरह हो जाती है। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं, कोई भी अगर लॉस ऑफ यूनिट होगा, रिजेक्शन होगा, डिफेक्ट होगा, तो वो आप ऐड करोगे तो आपको टोटल प्रोडक्शन पता चलेगा। तो सिंपल सी बात ये, बनाना तो सर टोटल पड़ेगा, इसमें से ये नुकसान हो जाएगा तो ये मेरा नेट प्रोडक्शन, अच्छा वाला प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन मेरे पास बचेगा। तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस लॉस ऑफ यूनिट्स। इस पे एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि आपको फॉर्मेट की ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। एक एग्जांपल है मेरे पास सिंपल सा, प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 months एंडिंग 31 मार्च 2022। और जैसा कि मैं बता देता हूं आपको, ये रिवीजन क्लासेस है हमारी, तो रिवीजन क्लासेस का बेनिफिट आपको तब ज्यादा मिलेगा जब आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। अदरवाइज चीजें तो मैं सारी बता रहा हूं, लेकिन एक फास्ट ट्रैक की तरह, एक फास्ट स्पीड में। जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं, नॉर्मली बजट एंड बजटरी कंट्रोल का जो टॉपिक है, रेगुलर क्लासेस में मैं बात करूं, हमारी रेगुलर क्लासेस में ये 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट होता है, जो कि मैं यहां पे आज आपको 1 से सवा घंटे में रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि सर एक चीज जो 10 से 12 घंटे में हमने डिस्कस करी हुई होती है, उसको अगर हम 1 से सवा घंटे में रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या है, फास्ट स्पीड में एक रिवीजन करना। अगर मुझे 10 से 12 घंटे ही लगाने तो फिर रिवीजन का क्या मतलब हुआ, फिर तो आप रेगुलर क्लासेस ही दोबारा देख सकते हो। तो रिवीजन क्लासेस का मतलब है आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई है, जस्ट मैं आपको क्या कर रहा हूं, रिमाइंड दिलवा रहा हूं, और ताकि आपको एक बूस्ट मिल जाए चैप्टर को रिवाइज करने में। अगर आपने अभी तक चैप्टर रिवाइज नहीं किया, मैं करवा दूंगा, उसके बाद आप अगर करोगे आपको चीजें और ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 months एंडिंग 31 मार्च 2022 फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 products ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन कहता है 3 महीने का बजट बनाना है, 4 प्रोडक्ट का बजट बनाना है। प्रोडक्ट के नाम है WXYZ। आपको एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन जनवरी 1 2022 बता दिया, दैट विल बी ओपनिंग स्टॉक। एस्टिमेटेड सेल्स बता दिया आपको, जनवरी से मार्च में क्या हम सेल्स करेंगे यूनिट्स में, और साथ में आपको डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक बता दिया मार्च में। तो सर ठीक है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करूंगा, मुझे प्रोडक्शन पता चल जाएगा, यूनिट्स हमारे पास गिवन है। तो हम इसके लिए हेडिंग पुट करते हैं आंसर। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ प्रोडक्शन बजट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2022। अगर 4 प्रोडक्ट है तो सर कॉलम 5 बनाने पड़ेंगे अपने को। पहला कॉलम आप लिखना चाहो तो पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, ब्लैंक रखना चाहो ब्लैंक रख सकते हो। उसके बाद आपको 4 कॉलम प्रोडक्ट के तो बनाने ही पड़ेंगे, W, X, Y और Z। सर फॉर्मेट फॉलो करो। फॉर्मेट में सबसे पहले सेल्स ली जाती है 20,000, 30,000, 26,000, 24,000। सबसे पहले आप सेल्स लिख लो, कॉपी पेस्ट कर लो। उसमें ऐड करते हैं हम डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। सर 6,000, 10,000, 6,000, 4,000 कॉपी कर लो। दोनों को ऐड करते हैं, टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाती है 26,000, 40,000, 32,000, 28,000। माइनस करो ओपनिंग स्टॉक, सर 4,000, 6,000, 8,000 एंड 6,000। अकॉर्डिंगली आपको आपका प्रोडक्शन यूनिट्स पता चल जाएगी। सिंपल मैं कहूं, प्रोडक्शन बजट या फिर ये जो बजट एंड बजटरी कंट्रोल का टॉपिक है, फॉर्मेट बेस्ड है। फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है। अगर आपको फॉर्मेट पता है आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट नहीं पता,
क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट। दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के बाद हम बनाते हैं रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट। और जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करता है सर? प्रोडक्शन पे। अगर मैं आपको कहूं 10,000 यूनिट्स मेरे को बनानी है और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लगेगा, तो सर सिंपल सी बात है, अगर आपने कहा कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा, 10,000 यूनिट बनानी है, तो 10,000 के लिए 10,000 इंटू 2 20,000 kg रॉ मटेरियल लग जाएगा। ये क्या है? रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट है। तो दिस बजट इंडिकेट्स द मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी। आपको जो प्रोडक्शन करना है उसको अचीव करने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा वो हमें यहां पे कैलकुलेट करना, और वो हम यहां पे क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं। तो यू कैन से रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट हम क्वांटिटी टर्म्स में यहां पे बनाते हैं। सर इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मेट है, वो क्या है? आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी लेनी है। जैसे मैं कहूं से एग्जांपल 22,000 यूनिट मुझे डब्ल्यू की बनानी है, तो सर 22,000 यूनिट क्या है? प्रोडक्शन क्वांटिटी। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल? तो सर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए? जो भी होगा 2 किलो, 3 लीटर, 5 मीटर, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका कंजम्पशन पता चल जाएगा। तो टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी निकालने के लिए करना क्या है? प्रोडक्शन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से। एक क्वेश्चन में इसका भी एप्लीकेशन देख लेते हैं ताकि चीजें अपने को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस टॉपिक में से। यू आर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 1.5 टन आयरन एंड 0.5 टन ऑफ जिंक। 1 टन प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 1.5 टन तो आयरन की जरूरत पड़ेगी और 0.5 टन जिंक की जरूरत पड़ेगी। द प्रोड्यूसर प्लान टू सेल 50,000 टन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2022। सेल्स की क्वांटिटी हमें पता चल गई 50,000 टन है। प्रिपेयर मटेरियल का कंजम्पशन बजट बनाना है फॉर द ईयर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास बैलेंस एज ऑन जनवरी 1, 2022 गिवन है। किस चीज का बैलेंस है सर? ये प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस है 6,000 टन। सिमिलरली बैलेंस एज डिजायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2022 क्लोजिंग स्टॉक गिवन है किसका? प्रोडक्ट का 5,000 टन। हमें पता चल गया था फॉर्मेट देखकर ही कि सर रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। तो आपको पहले तो प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। सेल है 50,000 प्लस क्लोजिंग 5,000 माइनस ओपनिंग 6,000, प्रोडक्शन क्वांटिटी निकाल लो। आंसर में आप नो डाउट मुझे रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना है, बट इसके लिए पहले आपको एक वर्किंग नोट में प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर 2022। सिंपल 2 कॉलम में आप ये प्रोडक्शन बजट बना सकते हो। पहले कॉलम में आप लिखना चाहो पर्टिकुलर्स लिखो या फिर ब्लैंक रखो। दूसरे कॉलम में क्वांटिटी जो कि यहां पे टन्स में है। सर फॉर्मेट फॉलो करो प्रोडक्शन बजट का। सेल्स 50,000 प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक 5,000, टोटल रिक्वायरमेंट है 55,000 की, ओपनिंग कितना है 6,000। तो सर मुझे 49,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अगर आपको 49,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो प्रोडक्शन क्वांटिटी हो गई 49,000। सर 2 तरीके के मटेरियल लगने हैं, आयरन और जिंक। कितना कितना? सर 1.5 टन आयरन लगेगा और आधा टन जिंक लगेगा। 1.5 टन आयरन लगेगा और आधा टन जिंक लगेगा। जस्ट मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका मटेरियल कंजम्पशन की क्वांटिटी पता चल जाएगी। फॉर्मेट सिंपल है, चीजें सिंपल है। अगर हमने अच्छे से रीड करी हुई है, अच्छे से अंडरस्टैंड की हुई है, काफी इजी टॉपिक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। तो आपको आइडिया लग गया होगा सर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट के लिए मुझे पहले प्रोडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ही मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बना सकता हूं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट के बाद नेक्स्ट बजट आता है हमारा रॉ मटेरियल का परचेज बजट। सर ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमें 73,500 और 24,500 टन कंज्यूम करना है। सर परचेज भी तो करना पड़ेगा कंज्यूम करना है तो हाउ टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज की अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल परचेज बजट आपको बताएगा एक एस्टिमेशन करके कि सर कितनी क्वांटिटी और कितनी अमाउंट का माल हमें परचेज करना पड़ेगा। तो दिस बजट इंडिकेट द मटेरियल टू बी परचेज। कितना मटेरियल अपने को खरीदना है, और ये क्वांटिटी और अमाउंट दोनों में कैलकुलेट किया जा सकता है
कि सर कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, 20,000 टन, 50,000 टन, कितना खरीदना है और उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो परचेज कॉस्ट भी हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। फॉर्मेट क्या है सर रॉ मटेरियल परचेज बजट का? सबसे पहले आप कंजम्पशन लोगे, जो हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट से कैलकुलेट किया होगा वो कंजम्पशन आप परचेज बजट में सबसे पहले पिक कर लोगे। दो कॉलम में ये बनता है, आप कॉलम के नाम लिखना चाहो कुछ तो ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा और इसके अंदर क्वांटिटी और अमाउंट दोनों आते हैं, तो इसमें क्वांटिटी एंड अमाउंट आप मेंशन कर सकते हो। क्वांटिटी एंड अमाउंट जो है वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले सर हम कंसीडर करते हैं कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाती है मटेरियल की। ये टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल आ गया। इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मेरे पास पहले से होगा वो माइनस कर दो आप, तो आपको पता चल जाएगा मुझे कितनी यूनिट खरीदनी है, और कितनी यूनिट खरीदनी है पता चल जाएगा तो उस पर अगर आप रॉ मटेरियल का प्राइस अप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट पता चल जाएगी। सिंपल अगर मैं कहूं कि भाई 20,000 यूनिट है हमें कंज्यूम करनी है, 5,000 अपने पास आप क्लोजिंग में रखना चाहते हो, सर 25,000 यूनिट की जरूरत है मेरे को। आप कहते हो सर 2,000 ओपनिंग में, तो सर 23,000 यूनिट खरीदनी पड़ेगी। आप कहते हो 5 रुपए पर यूनिट का रेट है, तो सर 1,15,000 की मेरी कॉस्ट आ जाएगी। बाकी हम एक एग्जाम्पल के अंदर फुल फ्लेज क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। रॉ मटेरियल परचेज बजट सर फॉर्मेट क्या है? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, अपने पास परचेज क्वांटिटी आ गई, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो परचेज कॉस्ट आ जाएगी। एक क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करवाता हूं मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ भी जाए। एग्जाम्पल क्या है? द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ ए कंपनी फॉर 8 मंथ्स एंडिंग 30 नवंबर 2021। आपको 8 महीने की सेल्स बता दी एस्टिमेटेड, कहां से लेकर कहां तक? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ये 8 महीने की एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी बता दी है, यूनिट्स बता दी है। साथ में कहते हैं एज ए मेट्रो पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी है क्या? द कंपनी मेंटेन्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल एज फॉलोज। कंपनी कहती है हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, किस चीज से रिलेटेड? फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल का जो हम क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करते हैं उससे रिलेटेड हमने एक पॉलिसी बनाई है। क्या पॉलिसी है आपकी? कंपनी की पॉलिसी है कि फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए मंथ है वो हम मेंटेन करेंगे 50%। सर किसका 50%? ऑफ द एस्टिमेटेड सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की सेल का 50% क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल सर अगले महीने का जो कंजम्पशन होगा वो मेंटेन करेंगे। तो कंपनी ने पॉलिसी बनाई हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम अगले महीने की सेल का 50% मेंटेन करेंगे। जैसे अगर आपको अप्रैल में क्लोजिंग मेंटेन करना हो तो नेक्स्ट मंथ कौन सा? मई की सेल कितनी है? 13,000, तो 13,000 का 50% 6,500 आप अप्रैल में क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन कर लोगे। रॉ मटेरियल को लेकर क्वेश्चन है अगले महीने का जो कंजम्पशन होगा वही हम एज ए क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन कर लेंगे, तो वो तो आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या चाहता है और क्या डेटा और गिवन है हमारे पास? कहते हैं एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए। सर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट में काम आएगा और रॉ मटेरियल का जो रेट है, कॉस्ट है, वो है 5 रुपए पर केजी। सर ये काम आएगा आपको परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त परचेज बजट के अंदर। क्वेश्चन चाहता क्या था? प्रिपेयर मंथली प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। पहली बात तो मंथली बजट बनाने एंड मंथली रॉ मटेरियल परचेज बजट इन यूनिट्स एंड कॉस्ट। कहते हैं प्रोडक्शन बजट बनाओ एक तो मंथली यूनिट्स में, फिर रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाओ यूनिट्स और कॉस्ट में, ऑफ द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2021। आधे साल के लिए बनाना है जो कि खत्म हो रहा है 30 सितंबर को। सर इसका मतलब मंथली बनाना और आधे साल का, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 6 महीने का आपको प्रोडक्शन बजट और रॉ मटेरियल परचेज बजट बना के देना है। और हमें पता है परचेज बजट तब तक नहीं बन सकता जब तक कंजम्पशन ना कैलकुलेट कर ले। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको रॉ मटेरियल का परचेज भी बनाना है,
कंजम्पशन भी बनाना है और उन दोनों से पहले प्रोडक्शन बजट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस है, समझ लो कि सर पहले प्रोडक्शन बजट, उस पे डिपेंड करता है कंजम्पशन, और कंजम्पशन पे डिपेंड करता है परचेज बजट। ठीक है सर, सबसे पहले हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। हेडिंग आप प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दोगे, प्रोडक्शन बजट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2021। क्वेश्चन ने कहा हाफ ईयर का बनाओ, मंथली बनाओ, तो 7 कॉलम्स मैंने यहां पे कंसीडर कर लिए। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का हो जाता है, और उसके बाद 6 महीने का बनाना है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सर प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट फॉलो करो। सबसे पहले आप लेते हो सेल्स यूनिट, कॉपी करो 12,000, 13,000, 9,000, 8,000, 10,000 और 12,000। सर ये हो गई सेल्स यूनिट कॉपी। प्लस हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन की पॉलिसी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेकर अगले महीने की सेल का, नेक्स्ट मंथ की सेल का 50%, नेक्स्ट मंथ की सेल्स का 50%। तो सर अप्रैल का नेक्स्ट मंथ है मई, तो मई की सेल्स 13,000, तो उसका 50%। मई के लिए नेक्स्ट मंथ है जून, तो जून की सेल है 9,000, तो उसका 50%, 4,500। जून का नेक्स्ट मंथ है जुलाई, और उसकी सेल है 8,000, तो उसका 50%, 4,000। जुलाई का नेक्स्ट मंथ अगस्त, जिसकी सेल है 10,000, उसका 50%, 5,000। अगस्त का नेक्स्ट मंथ है 12,000। सितंबर, उसका 50%, 6,000। सितंबर के लिए आप अक्टूबर देख लो क्वेश्चन के अंदर कि सर अक्टूबर में सेल है 14,000, तो इसका 50%, 7,000 क्लोजिंग स्टॉक में रख दो। एडिशन करोगे आपको टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। दिस इज ओनली द टोटल। इसके बाद हम माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक। हमें पता है सर किसी भी मंथ का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है, तो अप्रैल का क्लोजिंग मई का ओपनिंग, मई का क्लोजिंग जून का ओपनिंग, जून का क्लोजिंग जुलाई का ओपनिंग, जुलाई का क्लोजिंग अगस्त का ओपनिंग, अगस्त का क्लोजिंग सर सितंबर का ओपनिंग। बात आती है सर अप्रैल का ओपनिंग क्या होगा, तो आप कह रहे हो अगले महीने की सेल्स का, अगले महीने की सेल्स का 50%, अगले महीने की सेल्स का 50% आप क्लोजिंग में मेंटेन करते हो, तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल का जो ओपनिंग होगा वो मार्च का क्लोजिंग होगा। तो सर इसका मतलब यह है कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च की जरूरत है, और आप मार्च में क्या कहोगे, सर अगले महीने की सेल दैट इज अप्रैल की सेल 12,000 और उसका 50% दैट इज 6,000 आप क्लोजिंग में मेंटेन करोगे मार्च में, जो कि अप्रैल में आपका ओपनिंग बन जाएगा। टोटल रिक्वायरमेंट में से जब आप ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे आपको आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी पता चल जाएगी, आपको आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी पता चल जाएगी। दिस इज द प्रोडक्शन बजट। क्वेश्चन ने कहा प्रोडक्शन बजट तो ठीक है बना देना यूनिट्स में, इसके अलावा रॉ मटेरियल का परचेज बजट बना देना। सर परचेज बजट तब तक नहीं बन सकता जब तक मैं कंजम्पशन बजट ना बना लूं, परचेज बजट तब तक नहीं बन सकता जब तक मैं कंजम्पशन बजट ना बना लूं। तो आपको वर्किंग नोट में कंजम्पशन बजट शो करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आपको कंजम्पशन बजट बनाना पड़ेगा रॉ मटेरियल का। और यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो सर क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि हम जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करते हैं वो करते हैं अगले महीने का कंजम्पशन। जब मैं परचेज बजट बनाऊंगा तो परचेज बजट में मुझे लिखने के लिए यहां पे कंजम्पशन तो चाहिए, और आप क्लोजिंग मेंटेन करते हो अगले महीने का कंजम्पशन। मतलब सितंबर में जो भी यहां पे आप क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे मटेरियल का, ये अक्टूबर वाला कंजम्पशन होगा। इसका मतलब अगर आप इस चीज को पहले से ही अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको कंजम्पशन बजट जो है वो अक्टूबर तक बना लेना चाहिए, क्योंकि ये वर्किंग नोट है, और वर्किंग नोट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि क्वेश्चन ने अगर हाफ ईयर बोला है तो हाफ ईयर के लिए ही बनाऊं। नहीं, मैं 2 महीने 4 महीने फालतू बना सकता हूं या बनाना चाहता हूं ताकि मेरी रिक्वायरमेंट इजीली सेटिस्फाई हो जाए, मैं बना सकता हूं। तो मैं यहां पे अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर के साथ साथ अक्टूबर भी ले रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन से ये एनालाइज कर लिया है कि सर जब मैं परचेज बजट बनाऊंगा तो मुझे यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखने के लिए सितंबर मंथ में अक्टूबर का कंजम्पशन चाहिएगा। सर कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन क्वांटिटी को रिक्वायरमेंट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके। सर सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये जो प्रोडक्शन क्वांटिटीज आई है आपकी,
इसको कॉपी पेस्ट करना है कंजम्पशन बजट में। सर ये हुआ कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन ने कहा था हमें एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट सर 2 मल्टीप्लाई कर लोगे 12,500 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो, आपको कंजम्पशन पता चल गया। दिस विल बी द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट इन योर एग्जाम। सर जब मुझे कंजम्पशन पता चल गया तो कंजम्पशन के बेसिस पे मैं इजीली परचेज बजट बना सकता हूं। अब मैं रॉ मटेरियल का परचेज बजट बना सकता हूं एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। 6 महीने के लिए बनाना है तो सर कॉलम लेने पड़ेंगे 7। रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2021 पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, बाकी 6 महीने के 6 कॉलम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सर परचेज बजट में सबसे पहले कंजम्पशन लिया जाता है, तो ये जो कंजम्पशन क्वांटिटीज आपने कैलकुलेट की है वो कॉपी कर दो। सबसे पहले कंजम्पशन क्वांटिटी जो हमने कैलकुलेट की है वर्किंग नोट में वो हो जाएगी कॉपी। उसमें हम ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन ने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की हमारी पॉलिसी है एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने का जो एस्टिमेटेड कंजम्पशन है वही हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए मंथ मेंटेन करते हैं। तो सर ठीक है, अप्रैल में आप मई का जो कंजम्पशन है वो एज ए क्लोजिंग लोगे, मई में जून का कंजम्पशन, जून में जुलाई का कंजम्पशन, जुलाई में अगस्त का कंजम्पशन, अगस्त में सितंबर का कंजम्पशन, और सितंबर में सर मैं अक्टूबर का कंजम्पशन लिखूंगा जो कि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठा हूं। अक्टूबर का कंजम्पशन 26,000 रुपए। कंजम्पशन में आप क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, आपको टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल पता चल जाएगी। दिस इज ओनली द एडिशन, और इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग। अगेन वही कॉन्सेप्ट, सर अप्रैल का जो क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग, जो मई का क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग, जो जून का क्लोजिंग है वो जुलाई का ओपनिंग, जो जुलाई का क्लोजिंग है वो अगस्त का ओपनिंग, और जो अगस्त का क्लोजिंग है वो सितंबर का ओपनिंग। सर अप्रैल का ओपनिंग क्या होगा? अप्रैल का ओपनिंग वो होगा जो मार्च का क्लोजिंग होगा। सर मार्च का रॉ मटेरियल का क्लोजिंग क्या होगा? आपकी पॉलिसी है, आप कहते हो अगले महीने का जो कंजम्पशन है वही हम क्लोजिंग मेंटेन करते हैं। तो मार्च का अगला महीना कौन सा? अप्रैल। अप्रैल का कंजम्पशन कितना? 25,000। तो सर 25,000 केजी आप क्लोजिंग स्टॉक रखोगे मार्च में, जो कि अप्रैल में आपका ओपनिंग बन जाएगा। बस आप टोटल में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, आपको सबसे पहले तो क्वांटिटी पता चल जाएगी रॉ मटेरियल की, कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है। सर हमें यहां पे परचेज बजट क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट में भी बनाना है, कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट देख लो, कॉस्ट पर केजी कितना है? क्वेश्चन का 5 रुपए पर केजी हमारी कॉस्ट है, तो सर बस 5 रुपए से इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आपकी परचेज कॉस्ट भी पता चल जाएगी। तो दिस इज ए सीक्वेंस कि पहले प्रोडक्शन बजट बनता है, फिर कंजम्पशन बजट, और उसके बाद परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड कॉस्ट बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन अज्यूम कि एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 3 बजट ये जो है, ये आप ये मान के चलो सीक्वेंस में एग्जामिनर एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर इन तीनों बजट के एप्लीकेशन आपसे करवा सकता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बजट, दैट इज, ये एक वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट क्या था? वर्किंग नोट ये था कि ये 13,000 की जो क्वांटिटी है, 13,000 की जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन, ये कैसे निकाली? तो इसके लिए हमने अक्टूबर का एक प्रोडक्शन बजट बनाया था। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, टोटल रिक्वायरमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन। सेल्स 14,000 क्वेश्चन में गिवन थी अपने पास, सेल्स सर 14,000 क्वेश्चन में गिवन थी आपके पास अक्टूबर की। क्लोजिंग स्टॉक आप अगले महीने का 50% मेंटेन कर रहे थे, तो अगला महीना नवंबर है 12,000, उसका 50% 6,000, टोटल रिक्वायरमेंट होगी 20,000। अक्टूबर का ओपनिंग क्या होगा? सर जो सितंबर का क्लोजिंग था, सितंबर का क्लोजिंग कितना था? सर सितंबर का क्लोजिंग था 7,000 ये माइनस करके हमने यहां पे ये 13,000 की क्वांटिटी निकाली है। तो ये 13,000 की क्वांटिटी हमने यहां पे कंसीडर करी थी। इसके बाद नेक्स्ट बजट आता है हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड बट कॉस्ट बजट। ध्यान देना, एक है प्रोडक्शन बजट, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अगर क्वेश्चन बोले प्रोडक्शन बजट बनाओ केवल क्वांटिटी में, क्वेश्चन बोले प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाओ, अमाउंट में बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट इज नथिंग
हम कॉस्ट शीट वगैरह में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, बस उसी को प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बोल दिया जाएगा अगर वो डेटा हमने एस्टीमेट करा हुआ है तो दिस बजट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट। इसका मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट बजट जो है वो भी प्रोडक्शन बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा मुझे क्वांटिटी कितनी बनानी है, मैं उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। सर 2 कॉलम में सिंपली आप प्रोडक्शन कॉस्ट बजट प्रेजेंट कर सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, रॉ मटेरियल ले लेना, डायरेक्ट वेजेस ले लेना, डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, तीनों एक ही है, ऐड करोगे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगी। सिंपल एक प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का फॉर्मेट है और इसका एप्लीकेशन हम एक एग्जांपल में करके देखेंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। एग्जांपल क्या है? सर XYZ लिमिटेड इज ड्रॉइंग ए प्रोडक्शन प्लान फॉर इट्स 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के नाम है XML एंड YML फॉर द ईयर 21-22। द कंपनीज पॉलिसी इज टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स at 25% of the anticipated volume of sales of the succeeding month. Succeeding month is nothing, next month. तो यहां पे कंपनी क्या करती है, अगले महीने की सेल का 25% क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेंटेन करती है। ठीक है सर। द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड डेटा फॉर द 2 प्रोडक्ट्स। ये जो 2 प्रोडक्ट है इनका डेटा ये है। बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स 2 लाख और 1,50,000। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट है 220-280, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 130-120, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 4 लाख और 5 लाख के। ध्यान देना ये जो डेटा है ये फॉर द ईयर 21-22 है, पूरे साल के हिसाब से बताया इन्होंने बजटेड प्रोडक्शन और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बाकी ये तो पर यूनिट बताया ही है। क्वेश्चन का कहना है द एस्टिमेटेड यूनिट्स to be sold in the first 4 months for the year 21-22 are as under। कंपनी ने एक सेल्स बजट बनाया और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी कहती है पहले 4 महीने हम XML और YML की इतनी यूनिट सेल करने की उम्मीद रखते हैं। दिस इज द सेल्स बजट, एस्टिमेटेड है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, पहले पॉइंट में प्रोडक्शन बजट, वो भी मंथ वाइज। क्वेश्चन आपसे प्रोडक्शन बजट मंथ वाइज चाहता है। यहां पे कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, सर क्वेश्चन ने बोला तो है नहीं, 4 महीने का बजट बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन 4 महीने का बजट आप चाहकर भी नहीं बना सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है हम क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की सेल्स का 25% मेंटेन करते हैं। तो आप जुलाई का बजट कैसे बना सकते हो प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन बजट में तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए और जुलाई के लिए अगस्त का डेटा चाहिएगा जो है नहीं। तो आप चाहकर भी यहां पे जुलाई का प्रोडक्शन बजट नहीं बना पाओगे, आप यहां पे केवल और केवल 3 ही महीनों का बजट बना पाओगे, अप्रैल, मई और जून। 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों का अलग अलग प्रोडक्शन बजट बना लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट अभी देखेंगे, पहले मैं प्रोडक्शन बजट बना देता हूं। हेडिंग ऑफ कोर्स आप पुट करोगे प्रोडक्शन बजट ऑफ, कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड है और जो प्रोडक्ट है वो 2 है, XML और YML। पहले मैं XML के लिए बना रहा हूं। सर XML के लिए कितने महीनों का, सर क्वेश्चन ने कहा मंथली बना देना, कितने महीनों का, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि 4 महीनों का बनेगा नहीं, क्योंकि जुलाई का प्रॉपर डेटा मेरे पास है नहीं, मैं जुलाई में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। तो सर 3 ही महीनों का बनेगा, अप्रैल, मई और जून। तो टोटल कॉलम लेने पड़ेंगे 4। पहला कॉलम आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, देन 3 कॉलम अप्रैल, मई और जून। सर प्रोडक्शन बजट, सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, तो सेल आप यहां पे कॉपी कर लो XML की 8,000, 10,000 और 12,000। ऐड करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कितना, अगले महीने की सेल्स का 25%। सर अगले महीने की सेल 10,000 का 25% 2,500, मई में अगले महीने की सेल 12,000 का 25%, ये 15 नहीं 25 है, 25% 3,000, और जून में जुलाई की सेल 16,000 का 25% 4,000। ऐड किया दोनों को, टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई। सर अप्रैल का जो क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग, मई का जो क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग, और कंपनी की पॉलिसी है हम अगले महीने की सेल का 25% क्लोजिंग रखते हैं। सर अप्रैल में क्लोजिंग वो होगा, अप्रैल में ओपनिंग वो होगा जो मार्च का क्लोजिंग होगा, तो आप मार्च का क्लोजिंग निकाल लो। मार्च में आप कहोगे अगले महीने की सेल्स 8,000, उसका 25% 2,000, तो वो आपका अप्रैल में ओपनिंग बन जाएगा। माइनस करेंगे टोटल रिक्वायरमेंट में से ओपनिंग स्टॉक,
आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी पता चल गई XML की। सिमिलरली YML की कैलकुलेट कर लो, सेम फॉर्मेट जाएगा, प्रोडक्शन बजट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर YML। वही 4 कॉलम रहेंगे आपके, पर्टिकुलर्स अप्रैल में जून। सबसे पहले सेल कॉपी करेंगे 6000, 8000, 9000, 6000, 8000, 9000। क्लोजिंग स्टॉक कितना, अगले महीने की सेल का 25%, 8000 का 25%, 2000, 9000 का 25%, 2250। जून के जुलाई की सेल देख लो, 14000 का 25%, 3500। एडिशन करेंगे, टोटल आ गया। जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग, जो मई का क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग। सर अप्रैल में ओपनिंग क्या होगा, जो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा। मार्च में आप कहोगे अगले महीने की सेल्स, दैट इज अप्रैल की सेल 6000 का 25%, 1500। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो कि अप्रैल में आपका ओपनिंग बनेगा। टोटल रिक्वायरमेंट में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, हमें प्रोडक्शन क्वांटिटी पता चल जाएगी। ये थी क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको प्रोडक्शन बजट बनाना था। सेकेंड रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो आपको बनाना है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है, मंथ वाइज नहीं, कहते हैं फॉर फर्स्ट क्वार्टर बना दो। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 3 महीने, अप्रैल मई जून का। मंथ वाइज नहीं बोला है, क्वार्टरली बनाना है तो क्वार्टरली बना दो। तो क्वार्टरली बनाना है अगर आपको प्रोडक्शन बजट, तो आपको करना पड़ेगा इस प्रोडक्शन का टोटल, कि सर XML की ये जो क्वांटिटी है इसका टोटल क्या है। 32000 यूनिट आप बनाओगे पूरे क्वार्टर में XML की, और YML का टोटल क्या है, सर 25000। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल गई। 32000 और 25000 यूनिट के लिए अपने को प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करके देनी है। तो हेडिंग पुट करेंगे आप प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्वार्टर 1 के लिए। सर सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट कंसीडर करेंगे, 220 और 280 से मल्टीप्लाई करना है। 220 इंटू 32000, 25000 इंटू 280, मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। वेजेस की कॉस्ट पर यूनिट क्या है, 130 और 120। तो सर 130 इंटू 32000, 120 इंटू 25000, ये पता चल गया। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सर 4 लाख और 5 लाख रुपए के खर्चे गिवन है, लेकिन ये तो 2 लाख और 1.5 लाख यूनिट के लिए है। तो 4 लाख रुपए अगर 2 लाख के लिए है तो 32000 के लिए कितना, 64000 रुपए आ जाएगा। 4 लाख है 2 लाख के लिए तो 32000 के लिए 64000। सिमिलरली YML में अगर 5 लाख रुपए का एक्सपेंस है 1.5 लाख यूनिट के लिए, 5 लाख का खर्चा है 1.5 लाख के लिए, हम बना रहे हैं 25000 यूनिट, तो 25000 के लिए कितना, 83,333। बाकी कोई खर्चा है नहीं, एडिशन करोगे आपको आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगी। तो सिंपल एप्लीकेशन है, फॉर्मेट बेस्ड है सारी की सारी चीजें, और कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है, क्योंकि कॉस्टिंग को पढ़ते पढ़ते अब जब इस रिवीजन स्टेज पे हम हैं तो हमें पता होता है कि कैलकुलेशंस किस तरीके से चलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बजट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिंपल भी है, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करती है। तो इट इज ए बजट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। बस फ्लेक्सिबल बजट में करना क्या होता है, अपने को खर्चों को वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल अलग अलग प्रेजेंट करना होता है। तो इन दिस बजट कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, सर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन को लेकर 2 तरीके की वैरायटी बनती है। एक तो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जिसमें सेल्स नहीं गिवन होती, मतलब सेल की क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, अमाउंट ऑफ सेल गिवन नहीं होती, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल के नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन होती है तो फिर हम उस सिचुएशन में टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि कंपनी का जो टारगेट होता है वो होता है कॉस्ट पर यूनिट कम से कम रखना और प्रॉफिट टोटलिटी में ज्यादा से ज्यादा रखना। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में सेल्स का डेटा अगर नहीं है तो कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, अगर सेल्स का डेटा है तो अपने को टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना। अगर मैं पहले फर्स्ट वैरायटी की बात करूं जहां पे सेल्स का डेटा ना गिवन हो, तो उस सिचुएशन में हमें कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देना है। आप सिंपल हेडिंग पुट करके अपना आंसर दे सकते हो, फ्लेक्सिबल बजट। अगर सेल डेटा गिवन नहीं है तो फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट पहला कॉलम पर्टिकुलर्स रहेगा ही, उसके अलावा आपको कई लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन में 2, 3, 4 लेवल हो सकते हैं। मैंने यहां पे 4 लेवल लिए से एग्जांपल, अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊं क्या कॉस्ट आएगी, 6,000 यूनिट बनाऊं क्या कॉस्ट आएगी, 7,000 यूनिट बनाऊं क्या कॉस्ट आएगी, 8,000 यूनिट बनाऊं क्या कॉस्ट आएगी, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये आपको कॉलम्स लेने हैं। मेन है फॉर्मेट क्या है सर, फॉर्मेट काफी कुछ कॉस्ट शीट की तरह ही है। डायरेक्ट मटेरियल ले लो, डायरेक्ट लेबर ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, सर ये सारे वेरिएबल खर्चे हैं। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं।
सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस आपको वेरिएबल भी गिवन हो सकते हैं, फिक्स्ड भी गिवन हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आपको वेरिएबल भी गिवन हो सकते हैं, फिक्स्ड भी गिवन हो सकते हैं। और भी कोई खर्चा गिवन हो जो यहां पे कवर नहीं हो पाया अभी तक, वो भी आप ले लेना। अकॉर्डिंगली सारे खर्चे कंसीडर करने के बाद हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और टोटल कॉस्ट को जैसे ही आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे आपको आपकी कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में सेल्स का डेटा ना हो, अपना टारगेट है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल सा है सर, कॉस्ट शीट की तरह ही बनाना है। एक क्वेश्चन में मैं इसका एप्लीकेशन आपको करवाता हूं। एक एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज पेंटेक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है, हैज प्रिपेयर्ड इट्स एक्सपेंस बजट। कंपनी ने खर्चों का बजट बनाया कितने यूनिट्स के लिए, 20,000 यूनिट्स इन इट्स फैक्ट्री फॉर द ईयर 2021 एज डिटेल बिलो। कि अगर हम 20,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारे ये खर्चे होंगे। ये पर यूनिट खर्चे बताए हैं। मटेरियल 50 रुपए पर यूनिट, लेबर 20 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 15 पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस 6 रुपए पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंस 15 रुपए है जिसमें 20% फिक्स है। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो कि सर इसका मतलब फिक्स्ड है 20%, तो 80% वेरिएबल रहेगा। 15 का 20% 3 रुपए फिक्स है, इसका मतलब और 12 रुपए वेरिएबल रहेगा। फैक्ट्री एक्सपेंस 7 रुपए पर यूनिट, सारा का सारा फिक्स है। एडमिन एक्सपेंस 4 रुपए पर यूनिट, 100% सारा का सारा फिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 12 रुपए में 85% वेरिएबल और बचा हुआ 15% इसका मतलब फिक्स है। तो 12 रुपए का 85% होता है 10.2 वेरिएबल रह जाएगा और 1.8 पर यूनिट जो है वो फिक्स हो जाएगा। और ये आपको टोटल करके दिया हुआ है 129 रुपए पर यूनिट। क्वेश्चन क्या चाहता है, कहते हैं एक्सपेंस बजट ही बना दो। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेंस बजट इज नथिंग, फ्लेक्सिबल बजट। जब क्वेश्चन में सेल्स ना गिवन हो, हम केवल और केवल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो आप उसको कॉस्ट बजट, एक्सपेंस बजट, फ्लेक्सिबल बजट भी बोल सकते हो। किस लेवल पे इसको फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमें बनाना है 15,000 और 18,000 यूनिट के लेवल पे। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जब हम अपने खर्चे और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो बस उसी को फ्लेक्सिबल बजट बोला गया। और मैं हमेशा स्टूडेंट को एक बात और सजेस्ट करता हूं, क्वेश्चन ने पूछा है 15,000 और 18,000 पे, आप अपने आप को सेफर साइड रखने के लिए हमेशा उस लेवल को भी बनाओ जिस लेवल पे क्वेश्चन में डेटा गिवन है। तो मैं हमेशा वो लेवल भी कंसीडर करता हूं जो एग्जिस्टिंग लेवल है। अकॉर्डिंगली यहां पे मुझे बजट बनाना चाहिए 4 कॉलम में, एक पर्टिकुलर्स, देन 20,000 इज द एग्जिस्टिंग लेवल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज 15,000 एंड 18,000 यूनिट्स। तो आंसर आपका सिंपल हेडिंग में रहेगा फ्लेक्सिबल बजट ऑफ, कंपनी का नाम आप लिख दोगे पेंटेक्स लिमिटेड। जैसा कि मैंने कहा 4 कॉलम में बजट, पर्टिकुलर्स 20,000 यूनिट का मेरा एग्जिस्टिंग लेवल है, डिमांड है क्वेश्चन की 15,000 और 18,000 यूनिट्स के लेवल पे। सर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 50 रुपए पर यूनिट है, तो आप यहां पे लिख देते हो कि डायरेक्ट मटेरियल है एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से करेंगे आपको ये कॉस्ट पता चल जाती है। सिमिलरली लेबर की कॉस्ट है 20 रुपए पर यूनिट, हम यहां पे लिख देते हैं लेबर 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपको कॉस्ट पता चल जाती है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि नॉर्मली हम डायरेक्ट खर्चे एक साथ लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 रुपए पर यूनिट है, हम यहां पे लिख दिया करते हैं 6 रुपए पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में हम फैक्ट्री ओवरहेड पहले लिखा करते हैं, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 7 रुपए पर यूनिट और ये सारा का सारा फिक्स्ड है। अब सर 7 रुपए पर यूनिट तब है जब आप 20,000 यूनिट बना रहे हो, इसका मतलब 20,000 इंटू 7 1,40,000 रुपए का खर्चा है ये, और ये फिक्स्ड है, तो ये 1,40,000 1,40,000 ही रहेगा, भले ही आप 15,000 यूनिट बनाओ, भले ही आप 18,000 यूनिट्स क्यों ना बनाओ। इसके बाद नेक्स्ट आप कंसीडर कर सकते हो एडमिन एक्सपेंसेस 4 रुपए पर यूनिट, ये भी सारा का सारा फिक्स है। सर ये 4 रुपए पर यूनिट तब है जब 20,000 यूनिट आप बना रहे हो, मतलब 20,000 इंटू 4 80,000, और ये 80,000 फिक्स है, तो सर ये 80,000 ही रहेगा, भले ही आप 15,000 यूनिट्स बनाओ, भले ही आप 18,000 यूनिट्स बनाओ। इसके बाद आप सेलिंग एक्सपेंसेस कंसीडर कर सकते हो, सर 15 रुपए में 3 रुपए फिक्स है और 12 रुपए वेरिएबल है। अगर मैं पहले फिक्स की बात करूं तो सर 20,000 इंटू 3 60,000 रुपए फिक्स है, तो यहां पे दो पार्ट हो जाते हैं सेलिंग एक्सपेंस के। सर फिक्स्ड 60,000 है, तो ये 60,000 ही रहेगा, भले ही आप 15,000 बनाओ, भले ही 18,000, भले ही 20,000। लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है 12 रुपए, तो वो हम लिख देते हैं यहां पे एट द रेट ऑफ 12 पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस लिख सकते हो। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सर 12 रुपए में 10 रुपए 20 पैसा वेरिएबल पर यूनिट है, तो इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, हम लिख देते हैं वेरिएबल एट द रेट ऑफ ₹10.2
वेरिएबल एट द रेट ऑफ 10.2 मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, आपको ये कॉस्ट पता चल जाएगी। फिक्स की मैं बात करूं 1 रुपए 80 पैसा पर यूनिट है। कब? जब आप बना रहे थे 20,000 यूनिट के हिसाब से बजट। तो सर 20,000 इंटू 1.8 36,000 ये फिक्स ही रहेगा, भले आप 20,000 यूनिट बनाओ, 18,000 बनाओ, चाहे 15,000 बनाओ। इसके अलावा एक आध खर्चा और रह गया, आई थिंक खर्चे में एक वेरिएबल ओवरहेड और लिखा हुआ है जो रह गया 15 रुपए पर यूनिट है। सर इसका तो नाम ही वेरिएबल ओवरहेड है, तो वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ ₹15 नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। जब सारे खर्चे इस तरीके से बुक कर लेंगे, हम इसका टोटल कर लेंगे, तो सर ये हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। और टोटल कॉस्ट को जब आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। और आप देख सकते हो सर 20,000, 15,000 और 18,000 का लेवल है, ये है 15,000 का लेवल। जब हमारा लेवल सबसे कम है तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आती है। जब हम थोड़ा सा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है 15 से 18 पे, और 18 से 20 पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट और कम हो जाती है। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, जैसे जैसे हम स्केल अचीव करते जाते हैं, हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कारण क्या होता है उसके पीछे? सर फिक्स्ड कॉस्ट का कांस्टेंट रहना ही उसके पीछे एक रीजन होता है। तो इस तरीके से आप अपना फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हो। कब? जब क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स का डेटा ना गिवन हो, केवल कॉस्ट गिवन हो, तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया करते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन में सर सेल्स का डेटा भी गिवन हो, तो हमारा टारगेट होता है टोटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन। सर टोटल प्रॉफिट इज नथिंग, सेल्स में से अगर आप टोटल कॉस्ट माइनस करोगे, आपको टोटल प्रॉफिट पता चल जाता है। तो फ्लेक्सिबल बजट व्हेन सेल्स डेटा इज गिवन, कॉलम्स तो वही रहते हैं एक पर्टिकुलर्स का, उसके बाद डिमांड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की क्या डिमांड है, ये कॉलम्स बन जाते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट शो करना है तो सबसे पहले टॉप पे हम सेल्स ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं ए, और इस फिगर को बिल्कुल डिफरेंट अलग कर देते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट बन जाता है सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करना, तो हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने कॉस्ट कैलकुलेट करी। कब? तब जब हमारे पास सेल्स का डेटा गिवन नहीं होता था। वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल फिक्स हो सकते हैं, सेलिंग वेरिएबल फिक्स्ड हो सकते हैं, एडमिन वेरिएबल फिक्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल फिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई खर्चा गिवन होगा, वी हैव टू कंसीडर। सर टोटल कॉस्ट आ जाएगी जिसको हम नाम दे देते हैं बी, और अगर आप टोटल सेल्स दैट इज ए में से, टोटल सेल्स दैट इज ए में से टोटल कॉस्ट दैट इज बी माइनस करेंगे, तो हमें हमारा टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। सिंपल, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसका भी एक एग्जांपल के थ्रू एप्लीकेशन देख लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। एग्जांपल है मेरे पास एक, मेसर्स अतुल लिमिटेड स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन रिंग्स फॉर मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के लिए पिस्टन रिंग्स बनाती है अतुल मेसर्स लिमिटेड। इट हैज प्रिपेयर्ड बजट, इन्होंने बजट बनाया 8,000 यूनिट्स पर एनम के लिए, और इन्होंने कहा बजटेड कॉस्ट जो होगी हमारी 21,64,400 की होगी एज डिटेल बिलो। इन्होंने 8,000 यूनिट्स के लिए एक बजट बनाया। इनका कहना था मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट होगी 2,28,000 और वेरिएबल कॉस्ट होगी पावर, रिपेयर, अदर वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इन सबका एडिशन किया 19,36,400 और 21,64,400 हमें कॉस्ट बताती। लेकिन ये कॉस्ट केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बताई है, फिक्स्ड और वेरिएबल। देन क्वेश्चन ने कहा कंसीडरिंग द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन सेल्स टर्नओवर बाय मार्केट ट्रेंड्स, द कंपनी डिसाइड्स टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट विद ए प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 4,000 and 6,000 यूनिट। कंपनी ने पहले तो ये 8,000 यूनिट्स पे बजट बनाया, बट बाद में कहा मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम 4,000 और 6,000 यूनिट पे अपना फ्लेक्सिबल बजट बना के देखेंगे। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन लेवल ऑफ 50% एंड 75%। सर 8,000 का 50% 4,000 हो जाएगा और 8,000 का 75% 6,000। तो ये रिपीटेशन ही एक तरीके से अपने को 4,000 और 6,000 यूनिट पे बजट की डिमांड है, 8,000 के लेवल पे गिवन है। अज्यूम करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज मेंटेन्ड एट ₹400 एज एट प्रेजेंट। प्रेजेंटली आपका सेलिंग प्राइस ₹400 पर यूनिट है जो कि मेंटेन रहेगा। इंडिकेट द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट,
हमें प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताना है, कम होगा ज्यादा होगा क्या होगा। लास्ट में क्वेश्चन का एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंटिन्यू एट 72,000। जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा सर ये जो खर्चे हैं ये तो मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स्ड कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग के वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन एडमिन सेलिंग के खर्चे ऊपर इन्होंने नहीं बताए थे। कहते हैं एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंटिन्यू एट 72,000, मतलब प्रेजेंटली भी ये 72,000 है, बाद में भी ये 72,000 ही रहेंगे। यू कैन से सर इसका नेचर फिक्स्ड है, इसका नेचर फिक्स्ड है। तो सर ठीक है, हमें फ्लेक्सिबल बजट की डिमांड तो 2 लेवल पे है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं हमेशा एग्जिस्टिंग लेवल भी कंसीडर करता हूं, तो 4 कॉलम में आप अपना फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हो। फ्लेक्सिबल बजट ऑफ मेसर सत्तू लिमिटेड एक कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स, 8,000 यूनिट गिवन लेवल है, 4,000 और 6,000 यूनिट के लेवल पे डिमांड है क्वेश्चन की। सर आप देख सकते हो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी है, तो सेल्स निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम सेल कंसीडर करते हैं एट द रेट ऑफ 400, जो कि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, आपको आपकी सेल्स अमाउंट पता चल जाएगी। इस सेल्स अमाउंट को हम नाम दे देते हैं ए। इसके बाद हमें जाना है प्रॉफिट तक, तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करनी है। तो सर अब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, सर डायरेक्ट मटेरियल गिवन था हमारे पास 6,16,000, तो डायरेक्ट मटेरियल 6,16,000, लेकिन ये 8,000 के लेवल पे, तो 4,000 पे कितना, तो 6,16,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 4,000 करोगे ये आ जाएगा। 6,16,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 6,000 करोगे 462 आ जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर 12,80,000, तो सर 12,80,000 है 8,000 पे, तो 4,000 पे आधा हो जाएगा, और 12,80,000 है 8,000 पे, तो 6,000 पे 960 आ जाएगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की अगर आप बात करोगे तो सर फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। तो सबसे पहले तो फिक्स्ड ले लो 2,28,000 रुपए, जो कि ऑफकोर्स फिक्स ही लिखना है। तो भले ही आप 8,000 यूनिट बनाओ, 4,000 बनाओ, 6,000, इट विल रिमेन कांस्टेंट। इसके बाद वेरिएबल की मैं बात करूं तो पावर, सर 18,000 रुपए का पावर का खर्चा है 8,000 यूनिट के लिए, तो 4,000 के लिए 9,000 रह जाएगा आधा। 18,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 6,000 करोगे ये आ जाएगा। सिमिलरली बाकी खर्चे आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करने हैं। रिपेयर है 16,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 4,000 करोगे, 16,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 6,000 करोगे, आपको 6,000 यूनिट का पता चल जाएगा। अदर वेरिएबल कॉस्ट है 6,400 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 4,000 करोगे 3,200, डिवाइड बाय 8,000 इंटू 6,000 करोगे 4,800। इसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट भी हो गई। इसके बाद सर यहां पे एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं 72,000 के। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 72,000 फिक्स है, सर फिक्स लिख दो। टोटल कर लो कॉस्ट का, सर ये टोटल कॉस्ट आ गई, और सेल में से ए में से बी माइनस करोगे आपको आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा। और जब सेल गिवन होती है तो हमारा टारगेट प्रॉफिट ही होता है। और आप देख सकते हो कि 8,000 के लेवल पे तो ऑफकोर्स हमारा प्रॉफिट ज्यादा है ही। अगर आप 4,000 यूनिट 6,000 यूनिट पे जाते हो तो आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल्स कम होगा, सर प्रॉफिट भी यहां पे कम होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हो अगर क्वेश्चन में सेल्स का डेटा भी हमारे पास गिवन हो तो। इसके बाद नेक्स्ट बजट आता है हमारा सेल्स बजट। सेल्स बजट, सर सेल्स से बजट, बजट मतलब एस्टिमेशन। अगर आप सेल की क्वांटिटी और अमाउंट को एस्टिमेट करते हो कि अगले महीने अगले साल हम कितनी यूनिट बेच पाएंगे, कितने अमाउंट की सेल कर पाएंगे, वो क्या है, सेल्स बजट है। तो इट इंडिकेट्स एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स टू बी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम कितनी यूनिट बेच पाएंगे। इट मे बी प्रिपेयर्ड इन क्वांटिटी में भी और अमाउंट में भी। और सेल्स बजट की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। जैसे क्वेश्चन में अपने पास डेटा गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। बस अपने को यह पता होना चाहिए सर सेल क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स की अमाउंट आती है। एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक एग्जांपल है मेरे पास, दिस वन, XY कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स X एंड Y, 2 प्रोडक्ट है, एंड सेल्स देम थ्रू 2 डिविजन्स, 2 डिवीजन में बेचते हैं, ईस्ट डिवीजन और वेस्ट डिवीजन। फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स बजट टू द बजट कमिटी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर द ईयर 2021। 2 तरीके के प्रोडक्ट है X और Y। ध्यान देना ये बजटेड सेल्स है, ये बजटेड सेल्स है 2020-21 की। ईस्ट डिवीजन में
हमने सोचा था 400 यूनिट बेचेंगे 9 रुपए के हिसाब से एक्स की, 300 यूनिट वाई की एट द रेट ऑफ 21। सिमिलरली वेस्ट डिवीजन में हमने सोचा 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 9 और 500 यूनिट ऑफ वाई एट द रेट ऑफ 21 सेल करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्स की 400 की बजाय 500 यूनिट बिक गई इस डिवीजन में, और वेस्ट डिवीजन में 600 की बजाय 700 यूनिट बिक गई, प्राइस सेम रहा। वाई की आप देखोगे 300 की बजाय केवल 200 यूनिट बिकी, 500 की बजाय केवल 400 यूनिट बिकी, सेम प्राइस 21 के अकॉर्डिंगली। मतलब एक्स से ज्यादा बिक गया सोच के हिसाब से और वाई कम बिका। तो कंपनी ने इसका एनालिसिस किया। एडिक्वेट मार्केट स्टडी रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस। कंपनी ने जब मार्केट स्टडी करी तो पता चला कि प्रोडक्ट एक्स जो है हमारा वो काफी पॉपुलर है मार्केट में, प्राइस हमने कम रखा हुआ है। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज बाय 1। तो कंपनी कहती है अगर हम एक्स का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा दें, इट विल फाइंड ए रेडी मार्केट। मतलब अगर हम एक्स का जो प्राइस 9 रुपए है उसको 10 रुपए भी कर देंगे तो भी मार्केट में माल बिक जाएगा। ऑन द अदर हैंड वाई का एनालिसिस किया तो वाई पता चला कि प्राइस ज्यादा रखा हुआ है हमने, ये जो 21 रुपए का प्राइस है ये ज्यादा है मार्केट के हिसाब से। एंड इफ द प्राइस ऑफ वाई इज रिड्यूस्ड बाय 1, अगर हम वाई का प्राइस 1 रुपए से कम कर दें, मतलब 21 को 20 रुपए कर दें, तो इट विल हैव मोर डिमांड इन द मार्केट। तो हम प्रोडक्ट वाई को और ज्यादा मार्केट में बेच सकते हैं। द कंपनी मैनेजमेंट हैज एग्रीड फॉर द अफोर्सेड प्राइस चेंजेस। और कंपनी के मैनेजमेंट इस प्राइस चेंज को लेकर एग्री हो चुके हैं। मतलब कंपनी ने डिसाइड कर लिया है एक्स का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा देंगे और वाई का प्राइस 1 रुपए से कम कर देंगे। मतलब एक्स का प्राइस 10 रुपए हो जाएगा और वाई का प्राइस 20 रुपए हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्राइस चेंजेस and the reports of salesmen following estimates have been prepared by the divisional manager। सेल्स मैनेजर की एस्टिमेशन आई और वो एस्टिमेशन कहती है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ओवर बजटेड सेल्स। पिछले साल जो हमने बजट सेल्स सोचा था उसमें परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा सेल्स में। प्रोडक्ट एक्स ईस्ट डिवीजन में 10% ज्यादा बिक जाएगा, 400 की बजाय 440 बिक जाएगा। वेस्ट डिवीजन में 600 प्लस 5% 630 बिक जाएगा। वाई की बात करें 20% एक्स्ट्रा बिक जाएगा, मतलब 300 प्लस 20% 360 बिक जाएगा और 500 प्लस 10% 550 यूनिट बिक जाएगी। कंपनी ने और एनालिसिस किया, कंपनी ने थोड़ा और एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन। कंपनी कहती है अगर हम बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट करें तो फॉलोइंग एडिशनल सेल्स, और ज्यादा सेल्स कर सकते हैं, जो कि ओवर एंड अबव द अबव मेंशन्ड एस्टिमेटेड सेल। ये इंक्रीज तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा हम एडिशनल सेल कर पाएंगे। कितना कितना? प्रोडक्ट एक्स ईस्ट डिवीजन में 60 यूनिट्स और वेस्ट डिवीजन में 70 यूनिट्स, और वाई जो है वो ईस्ट डिवीजन में 40 यूनिट्स एक्स्ट्रा और वेस्ट डिवीजन में 50 यूनिट्स आप एक्स्ट्रा बेच पाओगे। और ये जो एक्स्ट्रा है वो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल के भी ऊपर एडिशनल है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल बजट बना के देना है अपने को अगले साल के लिए। ये 20-21 का डेटा है, 21-22 के लिए बना के देना है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एस्टिमेट्स, ऊपर जो एस्टिमेट हमने किए हैं प्लस माइनस वो करने हैं। एंड ऑल्सो शो द बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ 2021। क्वेश्चन चाहता है एक सेल्स बजट बना के दो, 2021-22 की सेल निकाल के दो और उसके अंदर पिछला साल जो 2020-21 था उसकी भी बजटेड और एक्चुअल सेल्स हमें शो करना। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कहानी क्या है। सर इस क्वेश्चन में 2 डिवीजन है ईस्ट और वेस्ट और 2 प्रोडक्ट है एक्स और वाई, और हमें केवल कॉन्सेप्ट इतना ही ध्यान में रखना है सेल्स बजट में। सर सेल क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल अमाउंट आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेल बजट बना सकते हो। कंपनी का नाम है एक्स वाई लिमिटेड। क्वेश्चन ने खुद कहा है कि 2020-21 का बजट भी लेना है, एक्चुअल भी लेना है, और 21-22 का बजट बना के दो। तो मैंने क्या किया, 2020-21 का बजट ले लिया और एक्चुअल ले लिया, और 21-22 का हम बजट बना के दे। सर 2 डिविजन है, एज पर क्वेश्चन 2 डिवीजन है, जैसे क्वेश्चन में डेटा था वैसे ही लिख दिया, ईस्ट डिवीजन और वेस्ट डिवीजन। तो सर ईस्ट डिवीजन ई लिख दिया मैंने, वेस्ट डिवीजन को डब्ल्यू लिख दिया, बजट हो जाएगा।
एक्चुअल में ईस्ट और वेस्ट डिवीजन, और फिर 21-22 का ईस्ट और वेस्ट डिवीजन का बजट। तो जैसे क्वेश्चन में डेटा हो वैसे ही लिख दो। अपना कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेल। तो सर वही काम मैंने किया है। प्रोडक्ट 2 है तो सबसे पहले मैंने पिक कर लिया प्रोडक्ट एक्स। क्वांटिटी देखो, ये जो क्वांटिटी है ये तो पिछले साल का है, तो ये तो कॉपी पेस्ट करने वाली बात थी कि सर 400, 600, 500, 700, 400, 600, 500, 700 ये क्वांटिटीज कॉपी हो गई। सर प्राइस क्या रखा हुआ था पिछले साल एक्स का, सर पिछले साल जो प्राइस था वो 9 रुपए था, तो सर 9 रुपए लिख दिया। मल्टीप्लाई किया, सेल अमाउंट आ गई। मतलब ये डेटा तो कॉपी पेस्ट है। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई का क्वांटिटी कॉपी कर दी, 300, 500, 200, 400 और प्राइस था 21 का, तो सर बस ये कॉपी करके क्वांटिटी को और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट आ गई। इस साल क्या होने वाला है, क्वेश्चन ने कहा है कि 400 यूनिट बेच रहे थे आप, अब 10% एक्स्ट्रा बिकेगी, तो 400 प्लस 10% 440, तो ये साथ में 60 यूनिट ये एडिशनल बिकेगी, तो 440 प्लस 60 500, तो 400 प्लस 10% प्लस 60 500 यूनिट। क्वेश्चन ने कहा था एक्स का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा देंगे 10 रुपए कर देंगे और वाई का 20 रुपए, तो अभी मैं एक्स की बात कर रहा हूं, तो सर एक्स का प्राइस कितना हो जाएगा 10 रुपए, तो 500 इंटू 10 5000। सिमिलरली वेस्ट डिवीजन में 600 यूनिट आप बेच रहे थे, 5% एक्स्ट्रा बिकने का मतलब 600 का 5% 30 होता है, 630 और प्लस 70 तो 700 यूनिट, तो 600 प्लस 5% प्लस 70 700 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 7000। सिमिलरली वाई की बात करोगे सो 300 यूनिट 20% एडिशनल बिकेगी, तो 300 प्लस 20% होता है 360 प्लस 40 ये एडिशनल यूनिट तो 400, तो 400 यूनिट आपकी बिकेगी 20 रुपए के हिसाब से 8000। और वेस्ट डिवीजन में 500 यूनिट बेच रहे थे, 10% का एडिशन किया 550, 50 यूनिट का ये एडिशन 600, 20 रुपए के हिसाब से बेचोगे 12000। बस ये आपका छोटा सा सेल्स बजट होता है। सेल्स बजट में अगेन मैं कहूंगा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट माइंड में मत रखो, जैसे क्वेश्चन में डेटा गिवन हो वैसे आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बजट आता है हमारा कैश बजट। कैश बजट में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेशन करती है कि फ्यूचर पीरियड में कितने हमें कैश पेमेंट करने हैं, कहां से कितना कितना कैश फ्लो आना है, ताकि अगर हमारे पास सरप्लस फंड होगा तो इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं, और अगर कैश की डेफिशिएंसी होगी तो उसको कहां से अरेंज करना है वो प्लान कर लेते हैं। तो कैश बजट क्या है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो, कितना पैसा आएगा कितना कैश जाएगा। पर्पस क्या होता है इसके पीछे, ताकि हमें कैश की डेफिशिएंसी और कैश में अगर कोई सरप्लस होना है फ्यूचर पीरियड में एडवांस में पता चल जाए, ताकि हम इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर लोन वगैरह प्लान करना है तो प्लान कर सके। कैश बजट का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, कैश बजट ऑफ कंपनी का नाम आप मेंशन कर सकते हो, फॉर द पीरियड जो भी पीरियड के लिए आपको बनाना है वो आप मेंशन कर सकते हो। मैंने यहां पे एज ए एग्जांपल एज ए फॉर्मेट ये माना कि आपको 3 महीने का अगर कैश बजट बनाना है तो आपको 4 कॉलम लेने पड़ेंगे, पर्टिकुलर्स अप्रैल मई जून के लिए मुझे कैश बजट बनाना है। सिंपल फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप ओपनिंग कैश बैलेंस लिख लो अप्रैल का, जहां जहां से आपको कैश इनफ्लो आना है वो आइटम आप लिख दो, लाइक कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके अलावा भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है जिससे आपके पास कैश आना हो वो आप कंसिडर कर लो। ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस में आपको टोटल कैश पता चल जाएगा, और इसमें से वो आइटम आप माइनस कर दो जहां जहां आपको पेमेंट्स करने हैं, कैश पेमेंट करने हैं, लाइक कैश में परचेज करोगे, पेमेंट टू सप्लायर, फिक्स्ड एसेट खरीदना, डिविडेंड पेड करना, इंटरेस्ट पेड करना, इनकम टैक्स पेड करना, वेजेस पेड करना, ओवरहेड के खर्चे पेड करना। सिंपल कहूं जो भी खर्चे आप कैश में पे करने वाले हो जिस पर्टिकुलर मंथ में, वो आप टोटल में से माइनस कर दोगे, आपको आपका क्लोजिंग कैश पता चल जाएगा। ये जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो मई का ओपनिंग बन जाएगा, देन आप मई का क्लोजिंग कैलकुलेट कर लोगे, जो मई का क्लोजिंग आएगा वो जून का ओपनिंग बन जाएगा। अकॉर्डिंगली आप आगे से आगे ये कैलकुलेशन कर सकते हो, और हर महीने का जो भी क्लोजिंग बैलेंस वगैरह है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल कैश बजट क्या है, एस्टिमेशन ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश फॉर द फ्यूचर पीरियड। एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे, ताकि आपको एप्लीकेशन पता चल जाए कैश बजट का। सर एक एग्जांपल है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर फोरकास्टेड बाय ए कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश। आपको एस्टिमेटेड सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है,
कौन कौन से पीरियड की? सर अप्रैल से लेकर सितंबर तक का डेटा दे दिया है, सेल्स की अमाउंट, इसके अलावा मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड की कॉस्ट बता दी। क्वेश्चन ने कहा है क्रेडिट टर्म्स क्या है हमारी? क्रेडिट टर्म्स ये है कि सेल जो होती है वो 20% सेल तो कैश है, बाकी जो 80% बच गई उसका 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। सर 20% सेल तो कैश में है, ये जो भी सेल्स है इसका 20% तो कैश में है, और बाकी जो क्रेडिट सेल होगा उसका आधा आपको अगले महीने में मिल जाएगा और आधा उसके भी फॉलोइंग मंथ में, मतलब 2 महीने में मिलेगा। यू कैन से सर 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स पैसा मुझे 1 महीने में मिलेगा, बाकी 2 महीने में मिलेगा। जो भी आप अप्रैल में क्रेडिट सेल करोगे उसका आधा मई में, आधा जून में। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ्स, मतलब मटेरियल जो आप खरीदते हो उसको 2 महीने के बाद पेमेंट करते हो, अप्रैल का पेमेंट जून में जाएगा। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब हमेशा ये होता है कि भाई 1 से 15 तारीख तक जो काम हुआ वो तो सेम मंथ में पे हो जाएगा, और जो 16 से 30 में काम होगा वो अगले महीने की 1 तारीख में होगा। तो इस सिचुएशन में हम कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं, सर 50% इन सेम मंथ, 50% इन नेक्स्ट मंथ। 15 तारीख तक का पेमेंट इसी महीने में हो जाएगा, मतलब 50% इन सेम मंथ, और 15 दिन का जो काम हुआ वो अगले महीने में पेमेंट होगा, तो 50% इन नेक्स्ट मंथ। ओवरहेड आपको 1 महीने में पे करना है, मतलब अप्रैल का पेमेंट आप मई में पे करने वाले हो। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर ऑफ 5 लाख, तो 5 लाख का 12% 60,000 रुपए होता है। हाफ ईयरली अगर पे होता है तो 30,000 रुपए जून और दिसंबर में। जून और दिसंबर में 30,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट पे करना है। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलेगा कितना? 25,000 रुपए। कब? जून में। तो जून में 25,000 रुपए डिविडेंड रिसीव्ड के नाम से लिख लेना। ए न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन जून 2021। जून 2021 में सर एक मशीन हम लगा लेंगे, 4 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, लेकिन विच इज पेबल इन 20 मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन पेमेंट हम इसका 20 इंस्टॉलमेंट में करेंगे। अगर आप 4 लाख रुपए को 20 इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, मतलब 20,000 रुपए की 20 इंस्टॉलमेंट कब से शुरू होगी? सर जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर महीने 20,000 रुपए का खर्चा होगा। एडवांस आपको इनकम टैक्स पे करना है कब? अगस्त 2021 में 15,000 का। इसके बाद 5th पॉइंट कहता है कैश बैलेंस 1 जून को हमारे पास 45,000 रुपए है एंड कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अराउंड दिस फिगर। कंपनी के पास 1 जून को 45,000 रुपए का कैश बैलेंस है और कंपनी हर महीने के एंड में भी अराउंड दिस फिगर मेंटेन करना चाहती है, मतलब 45,000 जरूरी नहीं है, थोड़ा आगे पीछे अमाउंट मेंटेन कर सकते हैं। द एक्सेस कैश, अगर आपके पास अमाउंट एक्सेस हुआ तो इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज इज बीइंग पुट इन एफडी। तो कहते हैं हम एफडी करवा देंगे, लेकिन ये नहीं कि 2 रुपए की एफडी करा दी, 5 रुपए की एफडी करा दी, नहीं, इन मल्टीपल ऑफ 1000 एफडी होगी, 1000 की, 2000 की, 3000 की, 4000 की, इस तरीके से हम एफडी करवाएंगे। करना क्या है अपने को? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कैश बजट बनाना है। मंथली कौन कौन से महीने के लिए? ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन फॉर 4 महीने के लिए बनाना है सर, और स्टार्ट करना है जून से। इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए आपको कैश बजट बनाना है। तो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगी आपकी। कैश बजट चलेगा जून से लेकर सितंबर तक। सर 4 महीने का बनाना है तो कॉलम लेने पड़ेंगे 5। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके बाद 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा ओपनिंग कैश बैलेंस हम लेते हैं, तो सर जून का ओपनिंग कैश बैलेंस है 45,000, तो सबसे पहले ये फिगर आ जाएगी ओपनिंग कैश बैलेंस 45,000। जुलाई, अगस्त, सितंबर का तो तब आएगा जब हम जून का क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम कैश इनफ्लोज लेते हैं। सर कैश इनफ्लोज में सबसे पहले मैं हमेशा वो आइटम लिखा करता हूं जो सिंगल अमाउंट में कैलकुलेशन के बिना ही खत्म हो जाते हैं। जैसे आप सेकंड पॉइंट देखोगे 25,000 रुपए का डिविडेंड रिसीव होगा, कब? जून में, तो लिख दो जून में डिविडेंड रिसीव्ड 25,000। पूरे क्वेश्चन में आप देखोगे रिसिप्ट के नाम से 2 ही जगह से रिसिप्ट आनी है, या तो डिविडेंड रिसीव्ड है या फिर इसके अलावा मैं बात करूं तो सेल्स है। सेल्स के लिए आप ये पहला एरो देखो, कहते हैं कैश सेल्स है 20%। तो सर जून से मुझे स्टार्ट करना है, तो जून की सेल है 5 लाख, तो 5 लाख का 20%, 4,90,000 का 20%, 5,40,000 का 20% और 6,10,000 का 20%, ये आपकी कैश में सेल आ जाएगी। 1,98,000, 1,08,000 और 1,22,000। इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की मैं बात करूं तो सर 20% अगर कैश में सेल है तो क्रेडिट में सेल हो गई 80%। आप कहते हो अगले महीने में मुझे 50% मिलेगा, तो आपको जून में वो पैसा मिलेगा जो मई,
जून में वो पैसा मिलेगा जो आपने मई में सेल करी हुई है। सर मई में 4.5 लाख रुपए की सेल है, तो इसका 20% तो कैश चला गया, मतलब 4.5 लाख का 80% जो है, 4.5 लाख रुपए का 80% जो है ये क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल का आपको 50% मिलने वाला है। तो सर इसका 50%, 180 तो मुझे जून में मिल जाएगा, मई में जो मैंने सेल करी है उसका 180 तो मुझे जून में मिल जाएगा, और बचा हुआ 180 उसके भी अगले महीने में, मतलब जुलाई में मिलेगा। तो जुलाई की भी कैलकुलेशन एक साथ आप कर सकते हो, ये जुलाई में भी 180 मिलेगा। सिमिलरली जुलाई में अगर मैं जून के हिसाब से कैलकुलेशन करूं तो सर 5 लाख का 80% क्रेडिट सेल है, उसका 50% 2 लाख मुझे जुलाई में मिल जाएगा, 2 लाख बचा हुआ अगस्त में मिलेगा। अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जुलाई देखूं तो जुलाई में सर 4,90,000 की टोटल सेल्स है, जिसमें 80% क्रेडिट सेल है, उसका 50% 196 मुझे अगस्त में मिलेगा, तो 196 मुझे सितंबर में मिलेगा। सितंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगस्त की सेल देखूं तो सर 5,40,000 रुपए की सेल का 80% क्रेडिट सेल है, और उसका 50% आपको सितंबर में मिलेगा, बचा हुआ 50% आपको अक्टूबर में मिलेगा, अपने को कोई मतलब नहीं है। साथ में अगर मैं नीचे देखूं सर तो 50% जो मुझे 2 महीने में रिसीव हो रहा है, तो जून में मुझे अप्रैल का भी रिसीव होगा, जून में मुझे अप्रैल का बचा हुआ 50% भी रिसीव होगा। तो सर 4,20,000 की सेल थी, उसका 80% तो क्रेडिट है, 80% तो क्रेडिट है, और उसका 50% मुझे मिलेगा, तो 168 मिलेगा। बस रिसिप्ट के नाम पे पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो आप इसके बाद कैश आउटफ्लो माइनस कर सकते हो, आप चाहो तो बीच में टोटल कैश एक एडिशन भी दिखा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। कैश आउटफ्लोज की अगर मैं बात करूं तो सर कैश आउटफ्लोज देख लेते हैं एक बार। कैश आउटफ्लोज में मटेरियल के जो सप्लायर हैं उनको हम 2-2 महीने में पेमेंट करते हैं, तो जून में आप पेमेंट शुरू करोगे अप्रैल का, तो 2 लाख 210 260 282 फिगर आ जाएगी। 2 लाख 210 260 एंड 282 की फिगर आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करूं तो वेजेस है हाफ मंथ का, मतलब कॉन्सेप्ट कहता है 50% इन सेम मंथ 50% इन द नेक्स्ट मंथ। सर सेम मंथ की मैं बात करूं तो जून से शुरू करना है, सेम मंथ का 50% 82,500 82,500 82,500 और 85,000, तो 50% इन सेम मंथ में 82,500 82,500 82,500 एंड 85,000 दैट विल बी पेमेंट ऑफ वेजेस। दिस वन अगर 50% इन नेक्स्ट मंथ है तो सर जितना ये जून में होगा उतना ही जुलाई में भी, जो जुलाई में है उतना ही अगस्त में भी, जो अगस्त में है उतना ही सितंबर में भी। बात आ जाती है जून में, तो जून के लिए आप पिछला महीना मई देख लो कि सर मई में 1,60,000 की वेजेस थी, तो इसका आधा 80,000 रुपए मुझे रिसीव होगा, 80,000 मुझे रिसीव होगा। दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस 50% इन नेक्स्ट मंथ में, दैट विल बी 80,000। इसके बाद ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड का जो टाइम लैग है वो है 1 महीने का, तो मतलब जून में आप मई का पेमेंट स्टार्ट करोगे तो 40,000 38,000 37,500 और 60,800 का पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स आ जाएगा। ये हो गए। इसके बाद और क्या क्या पेमेंट्स रह गए, सर ये सारे पेमेंट तो हमने कर दिए। अब इसके बाद यहां पे आप देखोगे इंटरेस्ट आपको पे करना है 5 लाख का 12% 60,000 होता है, हाफ ईयरली पे करना है जून और दिसंबर में, तो 30,000। सर दिसंबर से तो मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर का बना रहा हूं, तो केवल जून में 30,000 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। जून में 30,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट दिखा दो, जून में 30,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट दिखा दो। उसके बाद एज पर क्वेश्चन आपने एक मशीन इंस्टॉल करी है, 4 लाख रुपए की ये मशीन है, लेकिन आप इसका पेमेंट 20 मंथली इंस्टॉलमेंट में करोगे। 4 लाख को अगर 20 मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करूं तो सर 20-20 हजार की इंस्टॉलमेंट कब से शुरू होनी है, जुलाई ऑनवर्ड्स होनी है, तो जुलाई में आप 20-20 हजार दिखाना शुरू कर दो। जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीनों में मशीन की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 20-20 हजार। आगे के पीरियड से अपने को कोई मतलब है नहीं, ये आ जाएगा। इसके बाद एक एडवांस इनकम टैक्स पे करना है मुझे 15,000 रुपए का अगस्त में, तो अगस्त में 15,000 रुपए का एडवांस से इनकम टैक्स शो कर दो, एडवांस से इनकम टैक्स शो कर दो 15,000 रुपए का अगस्त में। अगस्त में
15,000 रुपए का एडवांस इनकम टैक्स आप पे कर दो। बाकी कोई खर्चा नहीं है क्वेश्चन में। अगर बाकी कोई खर्चा नहीं है तो आप जून मंथ में ओपनिंग में इनफ्लोज ऐड करो, आउटफ्लोज माइनस करोगे, आपको 85,500 की फिगर मिलेगी। बट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने ये कहा है कंपनी वांट्स टू कीप 45,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अराउंड दिस फिगर। मतलब कंपनी 45,000 के अराउंड एक फिगर मेंटेन करना चाहती है। एक्सेस कैश, अगर आपके पास कैश ज्यादा हो आप उसकी एफडी करवा देना, लेकिन इन मल्टीपल ऑफ 1000। तो अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास एक्स्ट्रा कैश कितना है? सर 85,500 है। अगर कंपनी 45,000 रखना चाहती है तो 40,500 मेरे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन एफडी 500 की नहीं हो सकती। क्वेश्चन है इन मल्टीपल ऑफ 1000 होनी चाहिए। तो इसका मतलब एफडी आप 40,000 की करवा सकते हो। तो 40,000 की एफडी करवा दो, आपके पास 45,500 रुपए बच जाएगा, जो कि अगले महीने जुलाई का आपका ओपनिंग बन जाएगा। इसी तरीके से जुलाई की कैलकुलेशन करूंगा तो ये 90,500 आ गया। फिर मैं देखूंगा 90,500 और 45,000 के अराउंड रखना है, तो सर 45,500 मेरे पास एक्स्ट्रा है, 500 की एफडी होगी नहीं, तो 45,000 की एफडी करवा दो, आपके पास 45,500 फिर बच गया। ये 45,500 अगस्त का ओपनिंग बन गया। फिर आप प्लस माइनस करोगे तो ये आ गया 52,000। सर 45,000 के अराउंड रखना है मेरे को, तो 7,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है, 7,000 की एफडी करवा दो, आपके पास 45,000 बच गया। ये 45,000 सितंबर का ओपनिंग बन गया। इनफ्लोज ऐड करो, आउटफ्लो माइनस करोगे, आपके पास बचा 48,700। सर 45,000 के अराउंड रखना है, 3700 रुपए एक्स्ट्रा है, बट एफडी 3700 की नहीं, मल्टीपल ऑफ 1000 होगी, तो 3,000 की आप एफडी करवा दो, 45,700 आपके पास क्लोजिंग में बच गया। तो कैश बजट का फॉर्मेट में तो कुछ नहीं है, ओपनिंग प्लस इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू जो भी क्लोजिंग वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन जैसा बोले वैसा ट्रीटमेंट अपने को यहां पे करना होता है। तो दिस इज द कैश बजट, दिस इज द कैश बजट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर बजट। देखो मास्टर बजट में सिंपली अगर मैं कहूं तो जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे, तो वो मास्टर बजट के पार्ट होते हैं। तो व्हेन बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स budgeted financial statement are prepared by considering all the functional budgets। भाई आपने सब कुछ एस्टिमेट कर लिया, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब एस्टिमेट कर लिया, तो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज मास्टर बजट। तो जब हम उसको वो सारा डेटा कंसीडर करके अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसको मास्टर बजट बोल दिया जाता है। सर बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। वही एक इनकम स्टेटमेंट है, इसमें एक बैलेंस शीट है, दोनों ही एस्टिमेटेड बेसिस पे है, जिसकी वजह से बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट इसको बोला जाता है। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो सर 3 कॉलम में हम ये बजट बनाते हैं। पहला पर्टिकुलर्स, फिर ये है अमाउंट का इनर कॉलम और ये है अमाउंट का आउटर कॉलम। अगर आपको इनकम निकालनी है तो यहां पे जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें कंसीडर करनी है सेल। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है। हम सबको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि सर सेल में से सीओजीएस माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हम सीओजीएस कैलकुलेट करते हैं यहां पे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो इसको सीओजीएस बोल दिया जाता है। तो सर सेल्स को ए नाम दे दिया, सीओजीएस को बी दे दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। जैसे अदर ऑपरेटिंग में क्या हो गया, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये माइनस कर दो। आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता चल गए। सर अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चल जाएगा, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दोगे, आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो सिंपल कहूं तो सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, इंटरेस्ट माइनस किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। एक एप्लीकेशन कर लेते हैं क्वेश्चन का, ताकि फॉर्मेट का एप्लीकेशन आपको पता चल जाए। एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, प्रिपेयर बजटेड इनकम स्टेटमेंट
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, सेल गिवन है 11,75,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 7,75,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 136,500, एडमिन एक्सपेंस है 46,000, इंटरेस्ट है 50,000 का और टैक्स का रेट है 50%। सर सेल में से सीओजीएस माइनस करेंगे, जीपी आ जाएगा, माइनस सेलिंग एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, इंटरेस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सर बजटेड इनकम स्टेटमेंट वही 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम और आउटर कॉलम ऑफ अमाउंट। सबसे पहले सेल्स ले लो 11,75,000, इसको नाम दे दिया ए। यहां पे सीओजीएस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीओजीएस की अमाउंट गिवन है 775, तो सेल में से सीओजीएस माइनस किया, सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो सेलिंग और एडमिन के खर्चे 136,500 और 46,000। सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, माइनस कर दो इंटरेस्ट 50,000 का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस कर दो 50%, तो 83,750 टैक्स चला गया, तो आपका नेट प्रॉफिट भी 83,750 आ गया। काफी सिंपल एप्लीकेशन है बजटेड इनकम स्टेटमेंट का। जैसे बजटेड इनकम स्टेटमेंट है बिल्कुल वैसे ही हम बजटेड बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बजटेड बैलेंस शीट भी बना सकते हैं मास्टर बजट में। वही 3 कॉलम लेने हैं, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम ऑफ अमाउंट, आउटर कॉलम ऑफ अमाउंट। सर शेयर कैपिटल ले लो, रिटेन इनकम ले लो, इसका टोटल दिखा दो। ये होगी कैपिटल, रिप्रेजेंटेड बाई फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट एसेट्स आ गई। करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, ये रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो गया, ये डेटर्स हो गया, ये कैश हो गया। सर ये करंट एसेट्स है, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, लेस कर दो क्रेडिटर्स से, तो ये वर्किंग कैपिटल आ गया। वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट ऐड करके ये आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो इसमें क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया कि सर शेयर कैपिटल और रिटेन इनकम ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज, अकॉर्डिंगली आपका ये मैच हो जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं ताकि आपको एप्लीकेशन पता चल जाए। कहते हैं प्रिपेयर करो बजटेड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। शेयर कैपिटल 3.5 लाख, रिटेन इनकम 129, दोनों का एडिशन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स्ड एसेट है 3,40,000 प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 2,80,000 रुपए, नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का ये स्टॉक है करंट एसेट्स, डेटर्स करंट एसेट्स, कैश करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स माइनस करोगे आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स्ड एसेट दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सर प्रेजेंटेशन देख लो, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। शेयर कैपिटल 3.5 लाख, रिटेन इनकम 129, दोनों का एडिशन 479, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे भी 479 आनी चाहिए। तो रिप्रेजेंटेड बाय प्लांट एंड मशीनरी 340, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 60,000, 280 रह जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल 5750, फिनिश गुड्स 77,500, डेटर्स 110, कैश 37,750। ये हो गई करंट एसेट्स, माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, इसमें से क्रेडिटर्स 32,000, तो ये 199 प्लस 280 दैट विल बी इक्वल टू 479। इस तरीके से आप अपना बजटेड बैलेंस शीट प्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल के टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो सिंपली एस्टिमेशन बेसिस पे कंपनी क्या करती है, क्वांटिटी और कॉस्ट कैलकुलेट किया करती है, प्रॉफिट कैलकुलेट किया करती है। उसके लिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग तरीके के बजट्स बनाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, फ्लेक्सिबल बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे नीचे कैटेगरी में जाओगे तो सर एक सीक्वेंस 3 बजट का, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। उसके बाद जो भी आपके छोटे मोटे बजट्स है वो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिवीजन ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जो कि आप पूरा का पूरा रिवीजन अराउंड 1.25 से 1.5 घंटे में यहां पे देख पा रहे हो। तो इसको करने के बाद, इसको रिवाइज करने के बाद आपको कहीं ना कहीं सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो रिमाइंड हो जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस अपने को जरूर करनी है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको हर एक टॉपिक पे एक एक एग्जांपल तो करवा दिया, बट अगर आपने प्रैक्टिस पहले नहीं करी हुई है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में हाथ नहीं चलता बिना प्रैक्टिस के। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।